हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। अब धक्का एक तो यार इनके खिलाफ तुम लोग नहीं चलाते, ये धक्का क्यों मारते रहते पुलिस वाले? हम विधायक है या अपराधी है, आतंकवादी है क्या हम? ये हमेशा देखो धक्का मार देते, वो देखो गला पकड़ लेंगे। ये यार तुम लोग कभी इनके खिलाफ नहीं चलाते हो, ये पुलिस वाले बदतमीजी करते, ये क्यों नहीं चलाते तुम लोग? विधायक है हम, क्या है धक्का मारा करते हमें? चल रहा है भाई, बात ना कर यार। तुम लोग क्यों आते हो जब ये बात नहीं करने देते? क्यों बुलाते हो तुम लोग को? ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार? ये धक्का मारा करते हमें, हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। आपको इरफान सोलंकी याद हैं, आपको आजम खान याद हैं, आपको तजीन फातिमा याद हैं, आपको विधायक अब्दुल्ला आजम याद हैं, आपको मुख्तार अंसारी याद हैं, या आपको अतीक अहमद याद है, या फिर आपको हाजी अखलाक याद हैं? जी हाँ, आपको याद आ गए होंगे, और किस लिए याद आए होंगे ये आप समझ लीजिए, आप याद कर लीजिए, बल्कि दिल में सोच लीजिए कि मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं। आजकल चर्चा में है कादिर राना, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और दबंग मुस्लिम नेता माने जाते हैं। आजकल वो भी चर्चा में है, बिल्कुल पुरानी तरह में इसी तरह की चर्चा में है। अभी हाल ही में उनके यहाँ बाकायदा छापेमारी हुई, उनकी बेटियों तक को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके बेटे और उससे कुछ ही दिन पहले उनके भतीजे शाहनवाज राणा को भी बिजली चोरी में गिरफ्तार किया गया। चर्चा करेंगे बहुत ज्यादा इन तमाम नामों में। आपको कुछ चीजें कॉमन भी मैं आपको बताऊंगा जो खास सबसे जुड़ी हुई है, लेकिन आज मैं आपको इतना याद दिला दूं कि जब मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो मौजूदा दौर के मुस्लिम लीडर्स को डिफाइन करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कुछ लोग मिसाल देते हैं तीतर की। तीतर जो एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत पसंदीदा कुछ लोगों का परिंदा है, और जब इसका शिकार करने वाले शिकारी लोग होते हैं वो एक तीतर को पाल लेते हैं, बहुत खूबसूरत सा, उसको बहुत ज्यादा अच्छे पिंजरे में और कपड़े से ढक कर रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ड्राइंग रूम में रखा जाता है। उसको खास तौर से दाना भी स्पेशल दिया जाता है। कुछ लोग तो अपने तीतर को बादाम तक खिलाते हैं। इस तीतर की खूबी ये होती है कि ऐसी आवाज निकालता है कि अपने साथी तीतरों को जंगल के अंदर वो इकट्ठा कर लेता है, और थोड़ा सा दाना वहां आसपास डाल दिया जाता है। और आप देख सकते हैं, मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और इस तीतर की यानी अपनी बिरादरी के अपने खास तीतर की आवाज को सुनकर उसकी कॉल पर तीतर जंगल से निकल के बाहर आते हैं और शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। जो लोग इस तरह की मिसाल देते हैं वो ये बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां कुछ इस तरह के लोगों को अपने पास रखती हैं जिनको बोलने की थोड़ी सी सलाहियत तो होती है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि वो अपनी कौम के साथ, अपनी बिरादरी के साथ, अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। और खास एक दिन, जिस दिन पोलिंग होता है, उस दिन वो तमाम तीतरों को घेर कर एक शिकारी के तौर पर वहां पर उनके वोट को बाकायदा घेर कर वहां पर उनके झोली में डलवा देते हैं। इनका सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो ड्राइंग रूम में रहते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, उनका खास दाना ऊपर से लाया जाता है, बादाम खिलाए जाते हैं, और उनको आम तीतरों से यानी अपनी जनता से, अपनी आवाम से मिलने नहीं दिया जाता। उनको इजाजत नहीं होती, उनके मुद्दे उठाने की इजाजत नहीं होती, उनके दर्द पर चर्चा करने की बात नहीं होती। सिर्फ उन्हीं के अपने इतने मसाइल होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो अपने साथी तीतरों को ऐसी आवाज में कॉल करते हैं कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। हम इस मिसाल पर बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहते, ये कुछ लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। हमने वैसे ही जिक्र कर दिया कि इंसान में और तीतर में तो बहुत फर्क होता है, ये एक सिर्फ मिसाल है, हम उसको एंडोर्स नहीं कर रहे। आपको लगता है तो ये आप समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस मिसाल से लोगों को मिलती नजर आती हैं, इसलिए लोग ऐसी मिसाल दे देते हैं। क्योंकि ये जो खास नेता होते हैं पालतू किस्म के, वो बाकायदा ड्राइंग रूम में, बाकायदा बहुत शीशों के अंदर बाकायदा ऐसे रहते हैं, बहुत ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। उनके पिंजरे पर भी ऊपर से पर्दे डाल दिए जाते हैं, चारों तरफ उनके कर्टेन्स लगे होते हैं, और ये आम जनता की आवाज उठाने के बजाय अपनी ही आवाज में न सिर्फ बोलते रहते हैं और अपनी ही प्रॉब्लम को ये गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, और अपने ही लोगों को अपनी समस्याओं में उलझाए रखते हैं। बहरहाल हम टॉपिक से नहीं हटना चाह रहे। कादिर राना साहब आजकल चर्चा में है, उनका जिक्र नेशनल मीडिया पर है, और ये जिक्र इसलिए है कि उनके यहाँ जीएसटी के छापे मारी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही ग्लोरीफाई किया गया जैसे और तमाम जुर्मों को, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के बाद, खासतौर से जो माइनॉरिटी के
जो लोग हैं उनके अपराधों को, उनके इल्जामों को, उनके ऊपर लगे आरोपों को जैसे मीडिया ग्लोरीफाई करता है, बढ़ा चढ़ा कर बताता है, ऐसी कादिर राना साहब के इस मामले को भी उठाया जा रहा है, उछाला जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा मामला है। हालांकि बड़ा मामला है, बताया जाता है लगभग 26 करोड़ का या कितने करोड़ की जीएसटी की चोरी के इल्जाम और आरोप लगे हैं। जो आज बीसीसीआई मेरिट यूनिट की टीम द्वारा राणा स्टील्स की फैक्ट्री पर रेड के दौरान जो इनके साथ बदसलूकी की गई, इनकी गाड़ी पर पथराव किया गया और जो इनके अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की बदतमीजी की गई और यहाँ पे जो पथराव किया गया, भीड़ इकट्ठी की गई, इसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो टीम के द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर जो यहाँ पे मौके पर मौजूद थे शाहनवाज राणा और 2 अन्य महिला अभियुक्तों को अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है। इसमें जो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उनका अवलोकन किया जा रहा है, उनसे जो पूरा इंसिडेंट हुआ उसमें किस किस के द्वारा किस किस तरीके से कृत्य किया गया है उसकी पहचान की जा रही है और इसमें जो बाकी अन्य अभियुक्त हैं उनके भी नाम प्रकाश में लाए जाएंगे और उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। बहरहाल ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है किसी व्यापारी ने, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो है ऐसी चोरी की हो, बल्कि अगर बात करें प्रदेश भर में क्या देश भर में जीएसटी को लेकर जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जिस तरह की चोरी के खास तौर से बिल पर्चों में खेल हो रहा है, बल्कि कई कंपनियां तो ऐसी भी हैं वो सबको मालूम है कि उनके पास ना कुछ बेचने को है ना खरीदने को है, लेकिन वो सिर्फ बिल पर्चों का काम करते हैं। लेकिन चूंकि कादिर राणा साहब कादिर राणा है, उनका नाम इंद्राज नहीं है, कादिर राणा है, इसलिए उनके आरोपों को बहुत ग्लोरीफाई किया गया, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया और एक विलेन के तौर पर उनको पेश किया गया और ऐसा दिखाया गया कि बहुत बड़ी चोरी है। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जैसे भी आपने हाल में देखा होगा कि एक व्यापारी कपड़े उतारकर जीएसटी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करने लगे, उन्होंने पूरी नाराजगी का इजहार किया और पूरे जीएसटी कार्यालय को, खासतौर से सिस्टम को कहीं ना कहीं उन्होंने सवालों के दायरे में लिया है, लेकिन उसको इतना ग्लोरीफाई नहीं किया गया जितना कि इसको किया गया। मैंने इंद्राज का जिक्र किया था, वो इसलिए कर रहा था कि गाजियाबाद के अंदर एक शख्स गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम इंद्राज है, इंद्राज सिंह या इंद्राज कुमार। वो राजू बनकर एक परिवार में बाकायदा फिट हो गया कि मेरा 30 साल पहले जब बचपन में किडनैप हुआ था, मैं अब लौट आया हूं, मुझे कोई ट्रक वाला छोड़ गया है। और वो आकर बताने लगा कि मुझको 30 साल तक बंधक बनाकर रखा गया और एक माँ ने जो 30 साल पहले 31 साल पहले अपने बच्चे को खो चुकी थी, उसको उसने कुछ ऐसी बातें बताई कि उसको लगा ये मेरा खोया हुआ बेटा है और बहन को लगा कि मेरा खोया हुआ भाई है, बाप को लगा कि मेरा खोया हुआ बेटा है। इमोशनली उनको ब्लैकमेल किया और उनके घर में फिट हो गया। चूंकि मीडिया का और सोशल मीडिया का जमाना है, जब ये खबर चलाई गई और बताई गई तो 2 जगह से कॉल आई, देहरादून से और राजस्थान से, कि ये राजू हमारे यहां भी रह चुका है, हमारा भी बच्चा खो गया था लेकिन अब ये गायब हो गया है। जब इसकी पोल खुलनी शुरू हुई तो पुलिस ने जब उसको बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया और इस पूरे मामले की परतें उतारी तो 5-6 जगहों पर तो वो भटिंडा, राजस्थान, देहरादून और तमाम जगहों पर, खासतौर से राजस्थान वगैरह में 5-6 जगह तो उसकी चीजें उजागर हो गई हैं। लेकिन चूंकि उसका नाम इंद्राज है, कादिर राणा नहीं है, इसलिए उससे शायद ये सवाल नहीं पूछे गए कि कितनी जगहों पर वो रहा, कितनी जगह उसने कौन सा क्राइम किया। क्या कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ होगा कि बूढ़े लोगों की जहां डेड बॉडियां मिली हैं, जहां पर हत्या हो गई और वो आज तक एक तरह से अनफोल्ड हैं, जिस तरह से वो मामले आज तक सुलझे नहीं है, क्या उसमें तो उसका रोल नहीं था? क्या वो इस पूरे क्राइम को अकेले ही अंजाम देता था या इसके साथ पूरा नेक्सस था? बिल्कुल ऐसा बताया गया जैसे इंद्राज सिर्फ एक छोटा मोटा क्रिमिनल है, सिर्फ चीटर है, सिर्फ उसने चीट करने की नीयत से, छोटी मोटी चोरी करने की नीयत से, मोबाइल चुराने की नीयत से वहां पर फिट हो गया। यानी माता पिता के इमोशंस को, बहन के इमोशन को चीट करने के अलावा उसने कितने बड़े बड़े क्राइम्स को इतने इस दौरान में उसने किया है, ये सवाल कहीं अभी तक आपने नहीं देखे, क्योंकि उसका नाम इंद्राज था। 5 जगह पे ये फर्जी बेटा बन के रह चुका है। कभी ये फर्जी भाई बन के, कभी ये दूर का रिश्तेदार बन के, कभी फर्जी बेटा बन के परिवारों के साथ रहता था। जिसमें एक घटना गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की है, एक घटना देहरादून की है, एक घटना सीकर की है, एक गाजियाबाद की है और एक जैसलमेर की है। इसमें इतनी तो घटनाएं अभी वेरीफाई हो चुकी हैं। इसमें और भी कुछ चीजें हैं और भी कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये भटिंडा में भी रहा हुआ है पंजाब में, और हरियाणा में भी सिरसा और हिसार यहाँ रहा हुआ है। इन सब चीजें करने के पीछे मेन वजह यही रही है कि बिना काम करे इसको पैसा मिले, घर मिले, छत मिले, खाना मिले, और ये आदतन चोर तो है ही।
और इन्हीं दो चीज़ों की वजह से उसने एक रास्ता निकाला कि मुझे बिना काम किए एक ऐशो आराम की ज़िंदगी मिले, और इसी के लिए वो ये घटनाएं करता था। इसमें इम्पर्सोनेशन, चीटिंग और हाउस ट्रेसपासिंग इन धाराओं में मुकदमा था। बहरहाल बात हो रही थी कादिर राना की। क्योंकि आज का हमारा सब्जेक्ट कादिर राना है और मुस्लिम लीडर्स हैं, और वो लोग हैं जिनसे मुसलमान ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लीडर हैं, हम लाइन में लगकर धक्के देकर इनको वोट देंगे और इनको सदन में पहुंचाएंगे, विधानसभा में पहुंचाएंगे, संसद में पहुंचाएंगे, लेकिन ये वहां भी अपनी ही आवाज उठाएंगे, अपनी ही समस्या बताएंगे। आपके लिए स्कूल की, आपके लिए रोजगार की, आपके भविष्य की बात करें ना करें, लेकिन ये हमेशा ऐसा रूप भरे रखेंगे, ऐसा हालात बनाए रखेंगे कि मुझको मदद करो, मेरी मदद करो, मुझको जिताओ ताकि मैं बच सकूं। ये तमाम वो लोग हैं जो आज पॉलिटिकल पार्टियों की पहली पसंद बन गए हैं। अगर बात करें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की मौजूदा जो सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन ऑफ जो पीपल है, जो उनके लीडर्स का सिलेक्शन है, खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए उनका क्राइटेरिया लोगों के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, आप देख सकते हैं, आप अपने शहर में भी आप सर्वे कर सकते हैं, कबाड़ी होना चाहिए, बेपढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका बौद्धिक स्तर कहीं नहीं होना चाहिए, वो अपने अलावा मैं करने के अलावा कुछ ना जानता हो, वो कौम की बात न करता हो, वो अपनी समस्याएं इतनी उठाए रखे कि कौम खुद उसके पीछे लगी रहे कि यार इसको बचाना है, अगर इसको हमने नहीं बचाया तो इसको पुलिस या तो एनकाउंटर में मार देगी या जेल भेज देगी, इसको जिताना बहुत जरूरी है। ये तमाम वो लोग हैं और इनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो मैंने आपको अभी बताया था कि आजम खान, इरफान सोलंकी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, हाजी अखलाक, ये तमाम वो नाम हैं जो अभी हाल में कुछ एक या दो पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनमें खास कॉमन बात यह है, इनकी सबसे कॉमन बात यह है कि एक या दो पार्टी, बल्कि एक ही पार्टी से ज्यादातर लोगों का ताल्लुक रहा है। इसके अलावा इन तमाम लोगों के लिए इनका लीडर बिल्कुल मम रहा है, खामोश रहा है, मुंह बंद करके टेप लगाए बैठा रहा। उसने कभी इनके बारे में खुलकर कहीं कोई बात नहीं कही। हाँ, उनके अपने रिश्तेदारों का मामला हुआ तो उनके एक चाचा सीएम साहब से भी मिलने पहुंच गए और उनकी मदद की गुहार की। जब समस्या उठती है तो ऐसा नहीं है कि उसका हल नहीं निकलता, लेकिन आजम खान साहब विद फैमिली जेल में पड़े रहे कई साल तक। इसके अलावा तमाम चीजें हुई, लेकिन यहां से खामोशी रही। कादिर राना साहब के साथ जो हुआ ये भी सामने है, लेकिन आपको हम हाल के इसी महीने की खबर ये भी बता दें कि अखिलेश यादव जी का ट्वीट जरूर आया कि कुछ गांवों में मीरापुर के वोट नहीं डालने दिया गया, लेकिन वोट डला, तमाम चीजें हुई और आज वो टारगेट पर हैं। और जीएसटी की एक तरह से रेड के अंदर टकराव की नौबत आई। हम आपको एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो है, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है, आपको हम ये दिखा रहे हैं। पहले देखिए कि किस तरीके से कादिर राना एक हैवी वेट लीडर हैं, सांसद रह चुके हैं, लेकिन तमाम तरह की चीजें करने के बाद, बहुत ज्यादा रिक्वेस्टिंग मोड में होने के बावजूद उन्हें शिकायत की है कि एसपी साहब ने उनकी तरफ उंगली करके बात की है। हालांकि बहुत सारे लोगों के बीच में जब हीरो को ऐसे कहा जाता है तो बुरा तो लगता ही, किसी को भी लग सकता है, लेकिन ये वीडियो आप देखिए, तमाम चीजें समझने की कोशिश कीजिए कि हालात क्या चल रहे हैं। अब हमने भूल नहीं किया, शॉर्ट करिए, भूलना लगा, मतलब कुछ तो बात को करना पड़ेगा। वो जो करना पड़ेगा करिए ना, मैं इसको मने तो नहीं कर रहा, मैं तो आपसे मैं जिनसे करूँगा ना, जिनसे अब कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। अब जो आप पहले तो मेरी आप सही करिए मेरे साथ में। हाँ, नहीं सही है। आप ये बात को गलती को नहीं, मैं बदतमीजी आपसे कह रहा हूँ, एक मिनट आपसे कह रहा हूँ, आपने जो कहा मैं इनसे बात कर रहा हूँ और आपने कहा ऐसा ना हो, आपने कहा ठीक नहीं होगा, आप तो इसका कोई सॉल्विंग करेंगे जो अभी आपने आप जो भी करेंगे ना, मैडम हमारे लोगों को हम तो नहीं थे यहाँ। जीएसटी चोरी अगर आप देखेंगे अखबार उठाकर तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब बड़े से बड़े व्यापारी, खास तौर से उनकी इस तरह की चीजें सामने न आती हो या उनके ऊपर इल्जाम न लगते हों। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके तमाम परिवार के लोगों को जेल भेज दिया गया, उसकी बेटियों को जेल भेज दिया गया और तमाम चीजें हुई हैं। ये बहुत तकलीफदेह बात है। इस बात के दोनों पक्ष हैं कि अगर एक खास समुदाय को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो उस समुदाय से ताल्लुक रखता है, तो फिर ऐसा लगेगा कि पूरा समुदाय कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाए या दबाव में आ जाए, या वो ये मान ले कि जब उसके लीडर्स का ये हाल है तो उनका अपना क्या हाल होगा, या ये मान ले कि इन लीडर्स के
टारगेट ये है कि केवल अपने काम निकालें, अपने काम चलाएं, चाहे वो मीट का कारोबार हो, चाहे गोश्त का कारोबार हो, चाहे वो कबाड़े का काम हो या और चीजें हो। लेकिन ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा सोचने की हैं, खास तौर से आज कम्युनिटी को और खास तौर से बौद्धिक जो सोच रखने वाले लोग हैं, जिनका बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, जो एक इंटेलेक्चुअल जो एक तबका है खास तौर से मुस्लिम समाज का, और खास तौर से जो माइनॉरिटीज के अफेयर्स के अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखते हैं और उस पर बात करते हैं, उन्हें सोचने का मुकाम है कि आज मुस्लिम समुदाय खास तौर से ऐसा हाशिए पर चला गया है कि वो विलेन के अलावा उसका कोई कैरेक्टर सामने नहीं आता है। या तो वो रोटियों पर थूक रहा है, या जूस में थूक रहा है, या लव जिहाद कर रहा है, या फिर वो गौ हत्या कर रहा है, लेकिन वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। क्या सिर्फ ये नेगेटिव चीजें उसकी सामने आ रही हैं, या वो जानबूझकर ऐसे किया जा रहा है, या वाकई में वैसा है? इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। अभी वक्त को लेकर जिस तरह की चीजें हुई और ऐसा लगा कि तमाम चीजें कहीं ना कहीं हट की जा रही हैं, लेकिन एक खास जगह पर जब चोट लगी तो दिल्ली के अंदर रैली कर दी गई, लाखों लोगों को वहां पर बुलाकर बता दिया गया कि देखो हमारे पीछे इतने लोग हैं। लेकिन हम आवाज उठाएं ना उठाएं, हमने आसाम पर कभी आवाज नहीं उठाई, हमने बाकायदा इराक में जाकर कह दिया कि वहां पर तो मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कांग्रेस के टाइम की बात है, या हमने और तमाम चीजों पर हमेशा खामोशी रखी है। या जब भी दंगा होता है तो फौरन वो ऐलान कर देते हैं कि विक्टिम्स को हम 5-5 लाख रुपए देंगे, लेकिन कहा यह जाता है, आरोप लगते हैं, हम नहीं कह रहे, कि उन 5 लाख रुपए के या 2 लाख रुपए की उसको आर्थिक मदद देने के नाम पर चंदा कितना इकट्ठा किया जाता है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और खास तौर से मदरसों के नाम पर वहां पर जो भी चीजें हो रही है वो भी आज जो है चर्चा का विषय, बल्कि जांच का विषय है। जांच में आ चुके हैं वो लोग। सवाल यह है कि आज मुस्लिम समुदाय खास तौर से डेमोक्रेसी में रहते हुए, भारत के अंदर एक बेहद शानदार संविधान होते हुए, बाबा साहब की संविधान के अंदर तमाम तरह की गारंटी होते हुए, आज वो क्यों हाशिए पर चला गया है? क्या इसके लिए सिर्फ ये बात दोषी है कि उसने अपना कोई मीडिया हाउस नहीं खड़ा किया? क्या ये बात उसके लिए ज्यादा एक तरह से सोचने की है कि आज जो उसके लीडर्स बने हुए, चाहे वो कबाड़ी हो, चाहे पढ़े लिखे हो ना हो, चाहे उनका कोई सोच हो ना हो, लेकिन वो जो अपना इंटेलेक्चुअल तबका है, पढ़ा लिखा, जो एक तरह से कुछ जो गिने चुने भी लोग हैं, लेकिन उनसे वो दूरी बनाना चाहता है, उनको हाशिए पर रखता है, और उनके बीच में आपस में समन्वय नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मदनी साहब इसलिए नाराज थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में ही राजनीति करें, वो इधर उधर की राजनीति ना करें। यानी जिस जगह पर इस स्तर पर भी आपस में इत्तेफाक ना हो कि अगर एक तरफ से आवाज उठाई जा रही है तो दूसरी तरफ आवाज उठाने पर ही दर्द हो जाएगा, तो फिर कैसे होगा? मैं आपको वो बयान सुनवा देता हूं, पुराना बयान जरूर है, लेकिन आप सुनिए कि मदनी साहब क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। यानी अगर देखा जाए, पहली बात तो 20 बीघे में दाने ही नहीं है, यानी लीडर के नाम पे कोई है ही नहीं, लेकिन अगर कोई है भी तो उनमें भी आपस में कितना इंतशार और कितना इख्तलाफ है, ये आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर आगे भी बात बताऊंगा आपको। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहां आपको लगे कि मैं गलत हूं, आप अपनी राय का इजहार कीजिए, मुझको सजेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई बात है तो आप भी कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। ये बयान सुनिए मदनी साहब का। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहां पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी कीमत पर, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है, मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब पड़ो। तो अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है, और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो, मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहाँ पे। मंदी साहब हमारे बड़े इज्जत माब हैं, हम उनकी एक तरह से तलकीन करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, बल्कि पूरा एक तरह से करोड़ों लोगों के दिल में वो बसते हैं, और सभी लोग उनसे अकीदत रखते हैं, उनकी फैमिली से, उनके तमाम एक तरह से सब लोगों से लोग अकीदत रखते हैं। हालांकि अब दुकानें बहुत अलग अलग, मतलब फिरके अलग अलग हो गए हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, और भी अब नई नई चीजें भी आ रही हैं। शिया सुन्नी तो पहले था ही, लेकिन अब इसमें भी सेगमेंट अलग अलग होते जा रहे हैं। कुछ लोग
वैसे हो गए हैं, सूफीज्म में चले गए हैं, कुछ लोग बरेलवियत में चले गए हैं, कुछ लोग देवबंदी हो गए, कुछ लोगों का मसलक कुछ है, कुछ लोग भले ही मस्जिद में जाएं न जाएं लेकिन उनको कभी हाथ छोड़ने पर प्रॉब्लम है, हाथ बांधने पर प्रॉब्लम है, और पजामे की ऊंचाई पर प्रॉब्लम है, पजामे की नीचे होने पर एक तरह से सवाल है। ये तमाम वो चीजें हैं जो बेसिक को कहीं ना कहीं पीछे रख देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप मैयत में जाएंगे तो ये चर्चा होगी कि फलां की मौत हो गई लेकिन फला भी आए थे, उनका जिक्र मतलब जिसकी मौत होगी वो तो उस दिन उनका तो चर्चा इसलिए होगा कि कंडोलेंस उनका था, लेकिन बाकी सब लोग शून्य हैं, बाकी लोगों की चर्चा ना होकर 2 ही लोग हैं, उनका इंतकाल हो गया और वहां पर वो भी लोग मौजूद थे, वो साहब भी मौजूद थे। यानी वो इस तरह से उन्होंने किया हुआ है कि आज सिर्फ सब चीजें फोकस होकर रह जाएं। मदनी साहब का हम जिक्र कर रहे थे, उन्होंने ओवैसी साहब पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी साहब के ऊपर तमाम तरह के इल्जाम लगते हैं कि वो किसी पार्टी की बी टीम बनकर काम करते हैं, यानी वो वहीं जाकर चुनाव लड़ते हैं जहां पर उस पार्टी को मदद की जा सकती हो कि ताकि कुछ वोट वहां पर कट जाएं। ये इल्जाम है, लेकिन ये तमाम वो चीजें हैं जिसको आज समाज को खास तौर से मंथन करना होगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको और भी चीज बताऊंगा। इमाम बुखारी साहब आज हैं, बड़े इमाम साहब अल्लाह बख्शे चले गए हैं, अल्लाह पाक उनकी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए उनको, और भी तमाम लोग। ये जामा मस्जिद में अपनी एक तरह से नमाज पढ़ाते हैं, लेकिन ये ITO के ऊपर जो मदनी सेंटर है जमीयतुल उलमा का, वहाँ ये नहीं जाते। जमीयतुल उलमा के लोग जामा मस्जिद में बहुत कम जाते हैं, यानी ये अलग एक सेगमेंट था, वो अलग सेगमेंट था। हो सकता है ये लोग मिलते हो सकता है रिश्तेदारियां हो गई हो, लेकिन ऐसा बज़ाहिर लोगों का कहना था कि जमीयतुल उलमा ITO तक सीमित है, जामा मस्जिद तक सीमित है, और जो तमाम लोग हैं और रजा साहब बरेलवी तक सीमित हैं। ये वो सेगमेंट थे, लेकिन आज एक नई चीज आ गई कि ओवैसी साहब से मदनी साहब को प्रॉब्लम है। लेकिन ये वो बातें हैं जो आज चर्चा का विषय हैं और बहुत जरूरी हैं। अगर कादिर राना की फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है तो कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, और करना चाहिए। कोई भी GST की या किसी भी सरकारी टैक्स की चोरी करेगा, वो कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन उस तरह से जिस तरह से ग्लोरीफाई करके और एक पूरे कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जाती है, उससे ऐसा लगता है कि पूरा समाज कहीं ना कहीं हतप्रद रह जाता है। उसको लगता है कि जब लीडर हमारा इतना असहाय है कि उसकी बेटियां जेल जा रही हैं, वो खुद हाथ जोड़ रहा है, रिक्वेस्टिंग मोड में बात कर रहा है, लेकिन वो फिर हमारे लिए क्या उठाएगा, हमारे लिए क्या समस्या हमारी हल करेगा, हम उससे क्या उम्मीद करें। यानी एक मायूसी के फेज में कम्युनिटी को पहुंचाने का अगर काम हो रहा है तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां और उनके इनके ये लीडर कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदार हैं। ऐसा लगता है कि अब कम्युनिटी को सोचना होगा कि इन लीडर्स के अंदर से अपना एक राजनीतिक अवेयरनेस लाकर, अपना लीडर पैराशूट से लाए गए जो लीडर्स हैं उनके बजाय अपने अंदर से लोगों को निकाला जाए और उन लोगों को तैयार किया जाए जो बोल सकते हो लेकिन अपनी ना करें, मैं ना कर आपके लिए भी बोल सकें। बहरहाल जो हम कहना चाह रहे हैं शायद आप समझ रहे हो, या हम नहीं समझा पा रहे तो आप हमको समझाने की कोशिश करें। आपसे हमने एक सवाल शेयर किया है, एक बात शेयर की है, और ये तमाम वो चीजें शेयर की हैं जो फिलहाल बहुत जरूरी है। सभी लोगों की बात सब तरह की है, पर्सनल उस पर ना जाकर हम यही कहेंगे जिसमें जो खूबी है उसकी तारीफ होनी चाहिए, जो खामियां हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब गिरेबान में झांकने का वक्त आ चुका है। सब लीडर्स को इनको अपने गिरेबान में भी झांकना होगा, खामियों पर चर्चा करनी होगी, और ये भी देखना होगा कि वो कौम को देने के लिए राजनीति में आए हैं या कौम को इस्तेमाल करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। उनके अपने इशू इतने बड़े हैं कि वो अपने इश्यूज को हल करने के लिए या अपने आप को बचाए रखने के लिए इस राजनीति को कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, या इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तीतर बनकर अपनी कम्युनिटी को वहां लाकर फंसाने की या जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वोट वाले दिन इनका वोट यहां पर जाकर फंस जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय रखिए और हमको आगाह कीजिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।